नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ रहे थे। बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ लिया था, जैसे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एक जिसको हम कहते हैं आहार नाल, हिंदी में कहते हैं, वो हमारा ख़त्म हो गया था। आहार नाल की सीरीज़ सारी आपके प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भोजन के अवयव। तो समझते हैं भोजन के अवयव में हमने कहा था कि अगर हम भोजन के अवयव की बात करें तो भोजन के अवयव में हमने 5 चीज़ों की चर्चा की थी। अगर हम इन पांचों चीज़ों की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें भोजन के अवयव में आया था। पहली चीज़ क्या थी हमारी, कार्बोहाइड्रेट थी। दूसरी चीज़ क्या थी हमारी, वसा। तीसरी चीज़ हमको पढ़ना है किसके बारे में, विटामिन के बारे में। चौथी चीज़ हमको पढ़ना है किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। और पांचवी चीज़ हमें पढ़ना है जल तथा खनिज लवण के बारे में, खनिज लवण के बारे में, खनिज लवण के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप इसमें अगर रिसेंट पेपर दे रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, जल तथा खनिज लवण से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस इस समय बन रहे हैं। तो इसमें अगर देखें तो इस लाइन से भी हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से भोजन के अवयव का इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चर्चा हम कर चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा ज़्यादा मतलब हम कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जबकि हमको ऊर्जा ज़्यादा मिल सकती है किससे, वसा से। तो ये सारी चर्चा हो चुकी थी कि जैसे अगर हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, हमारा हो गया वसा, हो गया प्रोटीन, हो गया, ये सब हमको ऊर्जा देते हैं, जबकि विटामिन हो गया, जल तथा खनिज लवण हो गया, इन सब से हमको किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती। क्यों ऊर्जा नहीं मिलती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर टूटता है तो किस में टूटता है, अगर कार्बोहाइड्रेट को हमसे पूछा जाए किस में टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा टूट जाता है शुगर में, एक शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वसा किस में कन्वर्ट होता है, वसा कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन हो गया हमारा, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब टूट करके मतलब अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सिंपलेस्ट फॉर्म में जाकर के टूटते हैं। जबकि हमारा विटामिन हो गया, जल तथा खनिज लवण हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो ये सब पहले से अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं, इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। और जब ये टूटते नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ टूटेगी तो ही हमको ऊर्जा देगी, जब टूट नहीं रहेंगी तो हमको इनसे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये सारी चर्चा हमारी हो चुकी थी। हमने आगे चर्चा की थी कि हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हम अगर कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हम 3 तरह का पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला होता है हमारा मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है डाइसैकेराइड होता है। और तीसरे तरह का कार्बोहाइड्रेट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पॉलीसैकेराइड। ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ते हैं, जो कि हम देखते हैं कि एग्जाम में इन सबसे बहुत क्वेश्चंस बनने का मतलब बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, आते भी हैं क्वेश्चंस इनसे। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, तो इसको जानने से पहले हमको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6। तो कभी कभी रेशियो पहले कभी तो कंपोनेंट पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो हम बताएंगे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर कभी रेशियो पूछ लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं रेशियो होता है 1:2:1 का रेशियो होता है। तो अगर कभी पूछ ले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस रेशियो में यानी किस अनुपात में उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो हम बताएंगे 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये तो बात हो गई छोटी सी जानकारी, जो कि आपको ऑलमोस्ट पता होंगी, तो ये सब जानकारी इसमें है। दूसरी चीज़ की अगर हमसे पूछ ले कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट जो ये प्रकार हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए कि मोनोसैकेराइड, मतलब बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं आएगा आप में, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो मोनोसैकेराइड को बेसिकली हम कहते हैं वन शुगर ग्लूकोज का मतलब क्या, ये ऐसा ग्लूकोज है जिसमें शुगर का केवल एक मॉलिक्यूल उपस्थित होता है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, 2 शुगर ग्लूकोज, ठीक है। मतलब 1 शुगर, मतलब मोनोसैकेराइड का मतलब होता है 1 शुगर। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि शुगर का केवल
एक मॉलिक्यूल होता है। डाइसैकेराइड में कितना, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के। पॉलीसैकेराइड में मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा शुगर कंपोनेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। इन सब के एग्जाम्पल पूछता है कि मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल दीजिए, डाइसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का। तो हमारा मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो मोनोसैकेराइड में हमारे आ जाता है, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ग्लूकोज अगर पूछ लिया जाए किसका एग्जाम्पल है, तो ग्लूकोज होता है हमारे किसका एग्जाम्पल, ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल। इसी तरह अगर डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे हमारा हो गया सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। जैसे हमारा सुक्रोज हो गया, अगर सुक्रोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है डाइसैकेराइड में। इसी तरह अगर पॉलीसैकेराइड का पूछ लिया जाए, बताइए पॉलीसैकेराइड का क्या होता है एग्जाम्पल, तो पॉलीसैकेराइड में हमारा सेलुलोज होता है। पॉलीसैकेराइड की अगर आप बात करें तो पॉलीसैकेराइड में जैसे अगर हम बात करें सेलुलोज होता है। पॉलीसैकेराइड का ही एग्जाम्पल है जैसे स्टार्च है। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं लोग कि स्टार्च है कि कार्बोहाइड्रेट है कि क्या है, तो स्टार्च ही जो होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन पूछ लिया जाए स्टार्च किस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम समझते हैं। तो सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, और एक एग्जांपल अगर इसका और समझना चाहें तो इसका एक एग्जांपल और होता है काइटिन, ठीक है। काइटिन भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड शुगर होता है। तो अब बात ये होती है कि काइटिन होता किसमें, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है काइटिन कहाँ पर होता है, क्योंकि काइटिन का नाम हम थोड़ा कम सुने हुए हैं। तो काइटिन क्या चीज़ है थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो कीटों की बाहरी परत होती है, अगर काइटिन कभी पूछ लिया जाए क्या है, तो जो कीटों की बाहरी परत होती है, कीटों की बाहरी परत जो होती है वो हमारा बना होता है किस चीज़ से, काइटिन से बना होता है। स्टार्च आप सबको पता है, जो प्लांट्स जो भोजन अपना प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्च के ही फॉर्म में रहता है। सेलुलोज जो पेड़ों से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कागज़ हो गया, ठीक है। कभी कभी फैब्रिक्स मतलब वस्त्र जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कागज़ में सेलुलोज होता है। जैसे अगर फैब्रिक्स की बात करें जो प्लांट से बनते हैं, यानी कि वस्त्र के अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे हमारे नोट होते हैं, नोट मतलब जो पैसे वाले नोट हैं, वो सब चीज़ें हमारी, अगर पूछा जाए कौन सा स्टार्च मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें है, तो सेलुलोज है। या पूछ लिया जाए सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, हम बताएंगे कि जो सेलुलोज होता है वो पॉलीसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन अभी हमको केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं जानना है, हमारे और भी एग्जाम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में छोटी सी जानकारी थी। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम कि वसा क्या होता है। अगर वसा की बात किया जाए तो वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि जब वसा टूटता है तो किसमें टूटता है, वसा टूटता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। तो जब वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वसा जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज़, वसा का कैलोरी मान हम पहले भी जान चुके हैं 9.45। हम वसा का कैलोरी मान भी हम जान चुके हैं, पहले ही भी क्लासेस में हम चर्चा हो चुकी है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये पॉइंट के बाद वाली आपकी डिजिट वेरी कर सकती हैं, लेकिन 9.45 हमको ये भी पता है कि वसा का कैलोरी मान सर्वोच्च होता है, यानी कि हमको ऊर्जा सबसे ज़्यादा वसा से मिल सकती है। लेकिन अपना डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चर्चाएँ हो ही चुकी हैं कि वसा के लिए डाइजेस्ट करने के लिए इसका पायसीकरण करना पड़ता है, यानी बाइल जूस बनाना पड़ता है बार बार लीवर को, और भी बहुत दिक्कत होती है। वसा कई स्टेप में पचता है, कई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो वसा को पचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हम वसा को अपने ऊर्जा के लिए प्रेफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वसा हमारे अंदर बहुत आसानी से पचता नहीं है। तो इसका कैलोरी मान हाईएस्ट होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। 1 ग्राम वसा खाने से हमको 9.45 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक। अब वसा का कैलोरी मान हो गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनता है। वसा के अगर हम प्रकार की बात करें तो वसा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार की वसाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है हमारा संतृप्त वसा, और दूसरा होता है हमारा क्या, असंतृप्त वसा, यानी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि वसा 2 प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा होती है और दूसरी कौन सी होती है, असंतृप्त वसा होती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं दोनों में अंतर क्या होता है, ये संतृप्त वसा क्या है और ये असंतृप्त वसा क्या है, दोनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो संतृप्त वसा होती है उसको हम जंतु वसा कहते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम यहाँ पर
संतृप्त, और एक तरफ लिखते हैं हम यहाँ पर असंतृप्त। अगर हम बात करें संतृप्त की, तो संतृप्त कौन सी वसा होती है? संतृप्त होती है क्या? जंतु वसा। भी हम यहाँ पर एक्सेप्शंस भी जानेंगे, जंतु वसा होती है, लेकिन अभी अगर हम उस तरह से जाने तो संतृप्त वसा जंतु वसा को ही कहते हैं। असंतृप्त वसा को हम क्या कहते हैं? वनस्पति, वनस्पति वसा, मतलब वनस्पतियों से मिलने वाली वसा को हम असंतृप्त वसा में रख सकते हैं, हालांकि एक्सेप्शंस भी हम समझेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या? संतृप्त वसा में अगर पूछा जाए कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एकल बंध के द्वारा कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। जबकि असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन परमाणु के बंध के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, या तो द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं असंतृप्त वसा में। तो ये तो हो गया दूसरा अंतर। अगला अंतर अगर हम बात करें, तो जो संतृप्त वसा होती है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ठोस होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर आप सबको पता है कितना होता है। रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो संतृप्त वसा होती है वो हमेशा किस अवस्था में रहेगी? ठोस अवस्था में रहेगी। यानी अगर हम बात करें, फिर से देख लें, संतृप्त वसा जंतु वसा होती है। दूसरी चीज़ क्या? संतृप्त वसा में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। तीसरी चीज़ जो संतृप्त वसा होती है वो रूम टेम्परेचर में यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक। ये तीन चीज़ें। और अगर हम असंतृप्त वसा की बात करें तो वनस्पति वसा होती है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। और तीसरी चीज़ क्या कि ये रूम टेम्परेचर पर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ये असंतृप्त वसा होती है वो कौन सी अवस्था में हो जाती है? द्रव अवस्था में हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला चीज़ क्या है हमारा कि अगर हम इनके उदाहरण देख लें, इसी में हमको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर संतृप्त वसा में आपको बताया गया है क्या कि जंतु वसा। तो जंतु वसा में जैसे हमारा क्या आ गया? जैसे आ गया कि देसी घी हो गया, ठीक है, देसी घी हो गया। पनीर में जो वसा होता है, मक्खन में, ठीक है, मक्खन में जो वसा पाई जा रही है। और किसमें? जैसे हमारा दूध में जो वसा पाई जा रही है, जो वसा मांस में पाई जा, मतलब जंतुओं से मिलने वाली जो भी वसाएं हैं। और यहाँ पर एक्सेप्शन बहुत अच्छे से हमको लिख लेना है, अपवाद, यानी कि क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि जंतु वसा होती है, लेकिन यहाँ पर अपवाद अगर हम देखें तो नारियल का तेल, जो नारियल का तेल होता है वो वनस्पति होते हुए, वनस्पतियों से मिलता है नारियल का तेल वनस्पतियों से मिलते हुए भी जो नारियल का तेल होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है संतृप्त वसा। उसका रीज़न क्या? अभी हमने पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पर ये किस अवस्था में हो जाता है? ठोस अवस्था में हो जाता है। नारियल का तेल भी मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम रख सकते हैं किसमें? हम जंतु वसा में रख सकते हैं, संतृप्त वसा में हम रख सकते हैं। तो संतृप्त वसा में हमारा नारियल का तेल आता है। इसी तरह अगर इसका उदाहरण देखें हम, उसके उदाहरण में इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये वैसे तो हम कह रहे हैं वनस्पति वसा है, वनस्पतियों से मिलने वाले सारे वसा हैं। जैसे कि हम बात करें सरसों का तेल हो गया, है ना, सरसों का ऑयल हो गया, जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली, और जैसे हमारा जैतून हो गया, ठीक है। मतलब वनस्पतियों से मिलने, क्योंकि नाम ही हमने ऊपर ही बता दिया वनस्पति वसा है, लेकिन बस आपको एक अपवाद यहाँ पर याद रखना है। अपवाद क्या है हमारा? जैसे मछली का तेल, जैसे फिश ऑयल जो होता है, फिश ऑयल कहने को तो जंतुओं से मिलता है, जंतु वसा है, लेकिन ये होता है कैसा वसा? असंतृप्त वसा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हो गया छोटी सी जानकारी हमारी वसा के बारे में। लेकिन हमें मतलब यहाँ पर तो आपको केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों के बीच बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने दी है। लेकिन आगे की वीडियोस में हम जो और भी पूछा जाता है, प्रोटीन और वाइटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन है। मतलब वाइटामिन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कोई ना कोई, मतलब चाहे जो एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चन तो विटामिन से देखने को मिल ही जाता है। अगर साइंस है हमारे सिलेबस में तो कोई भी एग्जाम हो आपका, तो इस आगे की वीडियोज़ में हम कवर करेंगे किसको? विटामिन को कवर करेंगे, प्रोटीन को कवर करेंगे, और फिर आपकी मोस्टली 2 वीडियोस लगेंगी आपकी खनिज लवण के लिए। क्योंकि खनिज लवण के बारे में, जैसे कि आपका हो गया नाइट्रेट हो गया, मतलब जल में प्रदूषण जो खनिज लवण की वजह से हो जाता है, उनसे हमको कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो खनिज लवण जैसे सल्फर हो गया, आयरन हो गया, आपका निकिल हो गया, तो ये सब खनिज लवणों से
किस प्रकार के रोग हो सकते हैं और कौन कौन से रोग ज़्यादा एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा जल को भी कवर करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में ये 3-4 चीज़ें आपको और करवा दी जाएंगी, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की वीडियोज़ के लिए, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।